हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 एंड 2 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है, फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि 2020 का जनवरी से नवंबर तक का जो अपडेट है वो करंट अफेयर्स का आ चुका है। डिटेल नोट्स है, एमसीक्यू है 1200 से ज़्यादा, जिससे मैं डिटेल डेली बताता हूँ करंट अफेयर्स में, वैसे ही डिटेल नोट्स में लिखा रहता है ताकि तमाम जो भी एग्जामिनेशन में उन सब में आपको काम आ सके। चाहे यूपीएससी हो, अभी रेलवे के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सब में काम आएगा। तो ज़रूर देख लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। लोकसभा का नया महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। ओके, उत्पल कुमार सिंह। देखिए, सेक्रेटरी जनरल का जो रैंक और स्टेटस होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का होता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी होते हैं। तो उसके बराबर कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक और स्टेटस के बराबर सेक्रेटरी जनरल का पद होता है लोकसभा और राज्यसभा के। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनको उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया है लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव। आईएएस अधिकारी हैं वो, और उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। मतलब वो अभी उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और किन का स्थान लिया उन्होंने? तो स्नेहलता श्रीवास्तव का। ओके, उत्पल सिंह जो हैं वो उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पहले वो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और अभी जो ज्वाइन किया उन्होंने महासचिव के रूप में, उससे पहले वो लोकसभा सचिवालय में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। ओके, तो सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता दूं। देखिए, जो पद है वो जो स्पीकर की जो कुर्सी होती है लोकसभा में, जैसे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये पुरानी फोटोग्राफ है, तो स्पीकर के ठीक नीचे जो व्यक्ति बैठा है वो महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव कैसे होता है, कैसे उनको नियुक्त किया जाता है? तो ये विशेषाधिकार होता है सदन के स्पीकर के पास। वो चुनाव कर सकते हैं और सदन के नेता और विपक्ष के नेता को संज्ञान में देकर, इन्फॉर्मेशन देकर कि भाई हम इनको नियुक्त कर रहे हैं, तो नियुक्ति हो जाती है। तो सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है? तो देखिए, सेक्रेटरी जनरल का जो काम होता है वो सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर के वो सलाहकार होते हैं मुख्य तौर पर, और सदन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। ओके, और सभी प्रशासनिक जो भी काम है उसके वो हेड होते हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत कौन सा देश बना? सबसे ज़्यादा एफडीआई फर्स्ट छमाही में कहाँ से आया है? आंसर होगा सिंगापुर। ओके, सिंगापुर ने भारत में 8.3 अरब डॉलर का एफडीआई किया है, यानी निवेश किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत कौन सा देश बना? आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, ये आंकड़ा किसने जारी किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये आंकड़ा जारी किया। तो उसके मुताबिक अप्रैल से सितंबर तक में जो सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आया है अमेरिका से सेकेंड। ठीक है, 7.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। आमतौर पे ये होता था सेकेंड पोजीशन में मॉरिशस हुआ करता था, तो मॉरिशस से इस बार कम हुआ है और अमेरिका जो है इसको लीड कर गया है। ओके, और कोरोना संकट में भी एफडीआई एक तरह से बेहतर सफलता पाई है भारत ने निवेश लाने में। ओके, और एक और बात बता दूं कि जो एफडीआई है वो कोरोना काल में भी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो भारतीय स्टार्टअप और भारतीय जो बड़ी कंपनी जैसे जियो में बहुत सारी कंपनियों ने ख़ास तौर पे अमेरिका की, उन सब ने इन्वेस्टमेंट किया है जियो में। तो इस तरह से ये एफडीआई हुआ। और इसके अलावा भी और भी कई सारी कंपनियों ने अलग अलग जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसमें इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि एफडीआई में अमेरिका सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की यानी 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई, कितना फॉल किया? आंसर होगा 7.5%। 7.5% गिरावट हुई। अगर ये सवाल आए बदल के कि ग्रोथ रेट कितना रहा जीडीपी का सेकेंड क्वार्टर में, तो कहेंगे हम -7.5%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पिछले साल इसी तिमाही में यानी पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में जितना उत्पादन हुआ था उसका 7.5% कम उत्पादन यानी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है। ओके, अच्छा आपको बता दूं कि पिछले साल यानी 2019-20 में जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें जीडीपी में 4.4% की बढ़ोतरी हुई थी यानी प्लस में था। अभी 7.5% की गिरावट हुई है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि तकनीकी तौर पर क्या भारत मंदी की चपेट में आ गया है? देखिए, अगर लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ रेट रहे तो टेक्निकली ये मान लिया जाता है कि मंदी है। यानी अब सरकार ने भी एक तरह से मान लिया है कि भारत मंदी की चपेट में आ चुका है। अर्थव्यवस्था में जो सामान्य परिभाषा होती है इकोनॉमिक्स में, उसमें यही माना जाता है कि 2 तिमाही अगर नेगेटिव है तो मंदी की हालत को मान लिया जाता है। ओके, तो टेक्निकल तौर पर भारत मंदी की चपेट में है इस वक्त। ठीक है, हालांकि भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं बहुत सारे जो बड़े बड़े, उसमें इतनी भी ख़राब हालत नहीं देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ देखने को मिला है अभी जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें जो थोड़ी बेहतरी हुई है, क्योंकि पिछली तिमाही में यानी फर्स्ट क्वार्टर में 39.3% की गिरावट हुई थी। तो इस बार जो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है 0.6% का। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ये सवाल हो तो देखिए ये जो है वो देश की जो इकोनॉमिक हेल्थ है, आर्थिक जो हालात हैं उसके बारे में बताता है। और भारत में जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO जारी करता है। और NSO किसके अंतर्गत है, किस मिनिस्ट्री के? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है, यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये जीडीपी की गणना कैसे होती है, कैलकुलेशन कैसे होता है? तो आप मेरे बगल में कैलकुलेशन देख रहे हैं। जीडीपी इक्वल टू C + I + G + X - M। C का मतलब हुआ कंज्यूमर एक्सपेंसेस, मतलब आप जो कंज्यूमर हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, तो मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। I मतलब हुआ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब उद्योग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं नई इंडस्ट्री लगाने में, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में। G मतलब हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है। X मतलब हुआ एक्सपोर्ट और M मतलब हुआ इंपोर्ट। तो ये कैलकुलेशन है, होता ही है कंज्यूमर एक्सपेंस, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ लिया जाता है और फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया जाता है, जितना बचता है उसको जोड़ लिया जाता है। तो ये होता है जीडीपी। देखिए दुनिया के ज़्यादातर देशों में जीडीपी आंकड़ा निकालने का यही तरीका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। जनवरी से नवंबर तक का अपडेट आ चुका है, ताज़ा तरीन आप देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया शुरू में भी इस वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, आप तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज़ी से 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है? सिर्फ भारतीय नहीं कहेंगे, मतलब दुनिया में कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे तेज़ी से 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? आंसर होगा विराट कोहली। ओके, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट की जगत में 22,000 रन पूरा करने वाले, वो सबसे तेज़ी से रन पूरा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने ये जो मुकाम है वो 462वीं पारी में हासिल किया है। कब? तो 29 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेकेंड वनडे मैच हुआ उसी में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो उनके बाद अब आ गए हैं स्थान पर ब्रायन लारा और फिर रिकी पॉन्टिंग हो गए हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन था वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने का था, टोटल में नहीं था, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है ये? तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था, भोपाल गैस कांड, तो उसमें जो लोगों ने जान गंवाई थी और जो विकलांग हुए थे बहुत सारे लोग, तो उनकी स्मृति में उनको याद करने के लिए मनाया जाता है।
और भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। तो ये दिवस मनाया जाता है लोगों में ये भावना पैदा करने के लिए कि पॉल्यूशन और जो इस तरह के खतरे हैं वो कितने गंभीर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अरब देश ने इजरायली विमानों को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी पहली बार दी है? आंसर होगा सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने इजराइल के सिविलियन एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस में के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। देखिए, 1 दिसंबर को तेल अवीव जो कि इजराइल का शहर है और दुबई जो कि यूएई का शहर है, तो उसके बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई है और ये फ़्लाइट जो है वो सऊदी अरब के ऊपर से उड़ कर जाएगी क्योंकि बीच में सऊदी अरेबिया है। तो इसकी अनुमति मिल गई है। और क्यों ये पहले बैन था, इजराइल के विमानों को एंट्री क्यों नहीं देता था सऊदी अरेबिया? उसकी वजह थी, वजह ये थी कि जब फ़िलिस्तीन को बांट करके और एक हिस्से में इजराइल की स्थापना कर दी गई थी, तो उससे काफ़ी गुस्से में थे अरब कंट्रीज़ और इजराइल से कई बार युद्ध भी हुआ था अरब कंट्रीज़ के, मिस्र की, और उसमें समर्थन इन सब देशों ने दिया था, सऊदी अरेबिया और वगैरह वगैरह जो अरब कंट्री हैं उन सब ने। लेकिन अभी चूँकि दशकों बीत गए इन सब बातों को और अमेरिका बीच में आया, उसने अरब कंट्री और इजराइल के बीच में जो फासले हैं उसको कम करने की कोशिश की। ट्रंप ने ख़ास तौर पे ज़्यादा कोशिश की और कुछ वक्त पहले ही, पिछले महीने शायद ही, उसमें हुआ कि यूएई और इजराइल के बीच में एक समझौता भी हुआ था और दोनों के जो दूतावास है वो एक दूसरे के देशों में खुले थे। तो अब फ्लाइट भी शुरू हुई है, तो परमिशन सऊदी अरब ने दे दी है। सऊदी अरब के साथ भी इजराइल की बातचीत चल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 दिसंबर। ओके, कब स्थापना हुआ था इसका? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और अभी डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ के? राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, ब्रिटेन के फार्मूला 1 खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज टीम के लिए उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी, उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा वर्षा जोशी। आईएएस अधिकारी हैं वर्षा जोशी, तो उनको नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक पद होता है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 29 नवंबर 2020 को एक झील का लोकार्पण किया गया है, तो इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री ने किया। आंसर होगा सूर्यधारा झील। ओके, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उन्होंने ही देहरादून के डोईवाल में इसका लोकार्पण किया है। और वहाँ इस झील से कई सारे जो गांव हैं उनको सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उत्तराखंड की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, भाजपा के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन हो गया है 1 दिसंबर 2020 को कोरोना वायरस की वजह से, तो किस राज्य से थे वो? आंसर है गुजरात। ओके, उनका इलाज चल रहा था चेन्नई के हॉस्पिटल में और उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सहकारी विकास निगम की पहल, एक पहल है सरकारी विकास निगम की, तो उसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उसको शुरू किया है, अनावरण किया, तो उसका नाम बताएं। आंसर होगा सहकार प्रज्ञा, सहकार प्रज्ञा। और इसके थ्रू ये होगा कि सहकारी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अलग अलग काम के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सहकारिता काफ़ी आगे बढ़ सके। तो नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो रही है, उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है इस वक्त? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, ग्रामीण विकास है, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी है। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है, इंपॉर्टेंट डे है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। पीडीएफ आज का अवेलेबल हो गया मेरे बगल में,
डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF अवेलेबल है 2020 का भी। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।